हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विथ राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग बिहार के इतिहास में मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे और मगध साम्राज्य में जितने भी वंश हैं उसमें जो सबसे पहला वंश है हर्यक वंश, और हर्यक वंश के जितने महत्वपूर्ण शासक थे उन सभी के विषय में हम लोग पढ़ लिए थे। जिसमें हर्यक वंश के संस्थापक सबसे पहले बिंबिसार के विषय में पढ़े, फिर उसके पुत्र अजातशत्रु के विषय में पढ़े। हम लोग देखे कि बिंबिसार का हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दिया और अजातशत्रु वहाँ का राजा बन गया, और अजातशत्रु का बेटा भी अजातशत्रु का हत्या कर दिया और उदयन अगला राजा बन गया। और आज जो बिहार में जो पटना है, पटना का सबसे पहले स्थापना उदयन ने ही किया था, गंगा नदी और सोन नदी के संगम पर, और उसी को अपना राजधानी बनाया था। तो इतना तक हम लोग देख लिए थे। और हर्यक वंश का सबसे अंतिम राजा जो था उसका नाम था नागदशक, और नागदशक का एक वही उसी का एक मंत्री था, उसका हत्या करता है जिसका नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग नामक व्यक्ति ने एक नए वंश का स्थापना किया और हर्यक वंश के बाद दूसरा वंश आ गया शिशुनाग वंश। तो इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ मगध साम्राज्य का दूसरा वंश जिसका नाम है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग। आपको याद होगा कि हर्यक वंश 545 ईसा पूर्व से चालू होता है और हर्यक वंश कब तक रहता है? 412 ईसा पूर्व तक। तो यह 412 बीसी से चालू होगा और कब तक रहेगा? तो 344 बीसी तक। कब तक रहेगा? 344 बीसी तक। तो शिशुनाग वंश अब पढ़ेंगे। और अभी बताएं कि हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक, अंतिम राजा का नाम क्या है? नागदशक, हर्यक वंश का। इसका हत्या करके, इसका क्या करके? हत्या। इसका हत्या करके नागदशक का हत्या किसने किया? तो शिशुनाग ने। किसने किया? शिशुनाग। और शिशुनाग ही हर्यक वंश के बाद जो दूसरा वंश है शिशुनाग, इसका संस्थापक बन गया। तो शिशुनाग ने अपने नाम पर ही एक वंश स्थापित कर लिया जिसका नाम रखा शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में सबसे पहला जो शासक पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है? शिशुनाग। अब शिशुनाग देखिए 412 में शासक बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये वंश स्थापित ही करता है 412 में। तो 412 बीसी में स्थापित करता है और 394 बीसी तक राजा रहता है। कब तक रहता है? 394। तो सबसे पहले तो आपको शिशुनाग के विषय में पढ़ना है, और शिशुनाग के विषय में जब पढ़ लीजिएगा तब आपको इसके अगले शासक के विषय में पढ़ना है। तो देखिए शिशुनाग के विषय में, ये जो शिशुनाग है इसने दो अन्य महाजनपद पर कब्जा कर लिया था। एक था वत्स और एक था अवंती। कहाँ का शासक है शिशुनाग? मगध साम्राज्य का। लेकिन मगध के अलावा भी इसने दो पर कब्जा किया था, जिसमें एक का नाम था वत्स और एक का नाम था अवंती। पिछले महाजनपद के वीडियो में हम लोग देखे थे कि 16 महाजनपद में एक वत्स भी था और एक अवंती भी था। और अवंती के जो राजा थे चंडप्रद्योत, बिंबिसार का मित्र भी था। तो बिंबिसार का भी युद्ध करेगा अपने मित्र से? नहीं करेगा। लेकिन ये जो शिशुनाग है, शिशुनाग अवंती से भी युद्ध करता है और अवंती को हराकर उसको जीत गया और मगध में मिला लिया। तो मगध में अंग पहले से मिला हुआ था, तो मगध और अंग दो पहले से था, और उसके साथ साथ मगध में कितने और मिल गए? दो, वत्स और अवंती। तो 4 महाजनपद अब मिल गए। इसी प्रकार से धीरे धीरे करते 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 16 एक में मिल जाएगा और मगध सबसे शक्तिशाली उभर कर आएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे धीरे धीरे मगध मजबूत हो रहा है। तो यहाँ पे शिशुनाग आया और शिशुनाग ने वत्स को और अवंती को अपने मगध साम्राज्य में मिलाया। वत्स अवंती को मगध में मिलाया। किसमें मिलाया? मगध में। मगध में मिला लिया, सम्मिलित कर लिया, मिलाया। तो और ये जो शिशुनाग है अपना हर्यक वंश जब चालू किए थे तो बताए थे कि बिंबिसार अपना गिरिब्रज या राजगीर को राजधानी बनाया था। लेकिन जब ये आता है और फिर हर्यक वंश में अजातशत्रु आता है, बिंबिसार और अजात, थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको। देखिए हर्यक वंश में सबसे पहले कौन आता है? बिंबिसार। बिंबिसार ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिब्रज। कहाँ बनाया था? गिरिब्रज या राजगीर कह सकते हैं आप, गिरिब्रज या राजगीर। लेकिन इसके बाद इसका पुत्र आता है अजातशत्रु। कौन आता है? अजातशत्रु। इसने भी अपना राजधानी कहाँ बनाया? तो गिरिब्रज या राजगीर को। लेकिन फिर उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र आता है जिसका नाम है उदयन, और उदयन ने अपना राजधानी कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्र को। कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अभी शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग के विषय में।
और ये जो शिशुनाग है, शिशुनाग ने अपना राजधानी वैशाली को बनाया। किसको बनाया? वैशाली को। तो अभी जो आप शिशुनाग देख रहे हैं, शिशुनाग ने, ये जो शिशुनाग है, वत्स और अवंती को तो मगध में मिलाया ही, लेकिन इसने मगध का राजधानी भी बदल लिया। क्या बदल लिया? राजधानी। तो राजधानी जो है इसने कहाँ किया? तो अभी बताया आपको, वैशाली। इसने किसको राजधानी बनाया? वैशाली को राजधानी बनाया। तो शिशुनाग वंश का जो पहला शासक है शिशुनाग, इसने दो महत्वपूर्ण काम किया। एक, अवंती और वत्स को मगध में मिला लिया और वैशाली को अपना राजधानी बनाया। इससे ज़्यादा यही दो सवाल पूछा जाता है कि अवंती और वत्स को किसने मगध में मिलाया और वैशाली को अपना राजधानी किसने बनाया? वैशाली को राजधानी किसने बनाया? तो ये दो सवाल आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो उत्तराधिकारी है, कौन? उत्तराधिकारी मतलब इसके मरने के बाद कौन शासक बनेगा? शिशुनाग जब मर जाएगा तो इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? शासक कौन होगा? तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। अशोक नहीं, कालाशोक। तो कालाशोक जो इसका पुत्र है, यह इसका उत्तराधिकारी बनता है और शिशुनाग के मरने के बाद कालाशोक ही अगला शासक बनता है। तो शिशुनाग कब मरता है? तो 394 BC में, और 394 से शासक आपको कौन रहेगा? तो कालाशोक रहेगा। तो अब देखिए कालाशोक के विषय में। कालाशोक कौन है? कालाशोक। ये जो कालाशोक है अपने पिता की मृत्यु के बाद 394 में शासक बनता है और यह 366 BC तक शासक रहता है। कब तक रहेगा? 366 BC तक। 366 BC के बाद क्या होता है तो देखेंगे ही, लेकिन 394 से 366 के बीच में कालाशोक ने क्या किया? सबसे पहले देखिए, इसे पुराण में कुछ और कहा गया है। तो याद रखिएगा कि इसे पुराणों में क्या कहा गया है? तो पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? काकवर्ण। पुराणों में क्या कहा गया है? काकवर्ण। और दिव्यावदान में भी यही कहा गया है, दिव्यावदान। दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी इसको क्या कहा गया है? काकवर्ण। और ये जो कालाशोक है, शिशुनाग के बाद तो शासक बना ही, लेकिन शिशुनाग देखें आप लोग कि अपना राजधानी वैशाली को बनाया था, लेकिन कालाशोक वैशाली से हट के दोबारा अपना राजधानी कहाँ बनाता है? तो पाटलिपुत्र। तो इसने अपना राजधानी कहाँ परिवर्तित किया? इसने अपना राजधानी किसे बनाया? तो पुनः पाटलिपुत्र कर लिया। किसे कर लिया? पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। तो राजधानी का जो कहानी है मगध का, बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं, बिंबिसार जब था तो राजधानी ग्रीब्रज या राजगीर था। अजातशत्रु आया तब भी ग्रीब्रज या राजगीर रहा, लेकिन उदयन आया तो इसने कहाँ कर लिया? तो पाटलिपुत्र कर लिया। और शिशुनाग आया तो फिर कहाँ कर लिया? वैशाली। यानी कि चार ही शासक तीन राजधानी बना लिया, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली। और फिर शिशुनाग का पुत्र कालाशोक आता है। कौन आता है? कालाशोक। तब इसने राजधानी फिर से कहाँ कर लिया? तो फिर से पाटलिपुत्र ही, वैशाली से फिर बदल के कहाँ कर लिया? तो पाटलिपुत्र। तो ये सभी सवाल पूछा जाता है बार बार कि बार बार राजधानी ऐसे चेंज हो रहा है, तो किसने किया? तो कालाशोक अपना राजधानी कहाँ किया? तो वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। किसने? कालाशोक ने। इसे और क्या कहा जाता है? काकवर्ण। काकवर्ण मतलब कौवे के रंग का व्यक्ति। काला होगा इसलिए बेचारे को ऐसा कहा गया होगा, नहीं कहा जाना चाहिए था ऐसे। तो काकवर्ण इसे कहा जाता है। इसने क्या किया? अपने शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वह है द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन। द्वितीय बौद्ध महासंगीति, द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन। इसने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया यही है, द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन। देखिए, जब ये सब बिंबिसार, ये सब अजातशत्रु, ये सब शासक था तो मगध में ही दो नए नए धर्म पैदा हुए थे, जो हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे। दो नए नए धर्म कौन? तो एक बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म। अब बौद्ध धर्म में जैसे ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु होता है तो चार बौद्ध महासंगीति हुए हैं, मतलब सभा हुआ है चार, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा सभा, इसलिए उसको महासभा या महासंगीति कहते हैं बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का चार महासंगीति में से जो दूसरा हुआ, किस शासक ने करवाया? कालाशोक ने करवाया। तो हम लोग बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो चारों बौद्ध महासंगीति पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ जानना है कि दूसरा बौद्ध महासंगीति जो हुआ कब हुआ, इसमें क्या हुआ, किसने करवाया? तो कालाशोक। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ था, ये सब कारण जानेंगे आगे बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे, बौद्ध महासंगीति पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध महासंगीति का आयोजन किसने करवाया? तो कालाशोक ने करवाया। अब
ये जो कालाशोक है, कालाशोक के विषय में दो पुस्तक में आपको अलग अलग अवधारणा मिलेगा। एक है बाण भट्ट का नाम आप लोग सुने होंगे। बाण भट्ट लेखक थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। बाण भट्ट का एक पुस्तक है जिसका नाम है हर्षचरित। क्या नाम है? हर्षचरित। और एक और है महाबोधि वंश। ये दो स्रोत है कालाशोक का। तो इसके में क्या जानकारी मिलता है? बाण भट्ट का हर्षचरित से पता चलता है, बाण भट्ट लिखे अपने हर्षचरित पुस्तक में कि कालाशोक जब अपने साम्राज्य में घूम रहा था, अपने राजधानी पाटलिपुत्र में घूम रहा था, तो एक व्यक्ति था महापद्मनंद, उसने इसका चाकू मारकर हत्या कर दिया और महापद्मनंद ने इसका हत्या करके एक नया वंश स्थापित कर लिया और अगला शासक बन गया। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो 366 में ही मर जाएगा। तो हर्षचरित के अनुसार ये तो 366 में मर गया, तो नया वंश जो आएगा वो 366 से ही चालू हो जाना चाहिए था। लेकिन 366 से 344 तक फिर भी कालाशोक का वंशजों का शासन रहता है। तो ऐसा क्यों? तो ये जो महाबोधि वंश है ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, इसने महापद्मनंद ने मारा, लेकिन 22 वर्ष तक। कब तक? 22 वर्ष तक, यानी कि 344 बीसी तक। 366 से 22 वर्ष घटाइएगा तो कितना होगा? 344 बीसी। तो 344 बीसी तक ये जो कालाशोक है इसके वंशजों ने शासक किया। 22 वर्ष तक किसने शासक किया? तो इसके वंशजों ने। और जैसे ही इसके वंशजों ने शासन किया, तो दोनों में अलग अलग मत है। इसके अनुसार जाइएगा हर्षचरित के अनुसार, तो महापद्मनंद ने इसका हत्या कर दिया और एक नया वंश स्थापित किया, नंद वंश। और इसी को ज़्यादातर लोग मानते भी हैं, लेकिन तारीख में इसके अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पुस्तक में ही डाउट ऐसे क्रिएट किया गया है, क्योंकि इतिहास का पुस्तक है, कुछ भी हो सकता है भाई। जो सच होगा उस समय उसने लिखा होगा। तो बाण भट्ट का हर्षचरित के अनुसार चलिएगा तो महापद्मनंद ने कालाशोक को मारकर कौन सा वंश स्थापित किया? नंद वंश। लेकिन महाबोधि वंश के अनुसार आप देखिएगा कि 22 वर्ष और चलता है शिशुनाग वंश, और 344 में इसका खात्मा होता है। और 344 के बाद कौन सा वंश स्थापित होता है? तो नंद वंश। कौन सा वंश? तो महापद्मनंद ने एक नया वंश स्थापित किया मगध साम्राज्य में, जिसका नाम है नंद वंश, नंदा डायनेस्टी। तो नंद वंश जो है ये आपको 344 बीसी में स्थापित होता है। कब स्थापित होता है? 344। और कब तक चलेगा? तो ये चलेगा आपको 323 बीसी तक। कहीं कहीं 324 भी रहेगा, 323 ही ज़्यादा सही है। 323 बीसी तक रहता है। अब 323 बीसी तक के जो नंदा डायनेस्टी है, इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक इसका जो नंद वंश है इसका संस्थापक कौन है? तो अभी बताए कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद ने ही कौन सा वंश स्थापित किया? नंद वंश। और पुराण में देखिएगा तो ये जो महापद्मनंद है इसे शूद्र माना गया है। क्या माना गया है? शूद्र। इसे क्या माना गया है? पुराणों में शूद्र माना गया है। तो ये जो शूद्र व्यक्ति है महापद्मनंद, इसने नंद वंश स्थापित कर लिया, लेकिन इसने 2 उपाधि लिया। कितना उपाधि? 2। एक सर्वछत्रांतक और एक भार्गव। कितना उपाधि लिया जी? 2 उपाधि। एक सर्वछत्रांतक और एक भार्गव। अच्छा, सर्वछत्रांतक का अर्थ क्या होता है? भार्गव का अर्थ क्या होता है? तो सर्वछत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का विनाश करने वाला। किसका विनाश करने वाला? क्षत्रियों का विनाश करने वाला। यानी कि आपको कंफर्म होगा कि क्षत्रिय तो पक्का नहीं होगा। क्षत्रिय क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसने क्षत्रियों का ही विनाश किया, तो क्षत्रिय होगा? नहीं होगा। तो क्षत्रियों का विनाश करने वाला, क्षत्रियों का विनाश करने वाला। तो सर्वछत्रांतक का उपाधि किसने लिया? तो महापद्मनंद ने। इसने एक और उपाधि लिया था भार्गव, और भार्गव का अर्थ होता है दूसरे परशुराम। भार्गव का अर्थ क्या होता है? दूसरे परशुराम। और इसने दूसरा परशुराम का उपाधि क्यों धारण किया? तो आप लोग पढ़े होंगे या कभी परशुराम ये सबका कहानी सुने होंगे, तो आप लोग जान रहे होंगे कि परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। परशुराम जैसे आप लोग सुने होंगे कि भगवान विष्णु के 10 अवतार, 10 अवतार में जो परशुराम है और राम है, कृष्ण है, सभी किसके अवतार हैं? तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। और ये अवतार सब क्यों होता है धरती पर?
तो अवतार इसलिए होता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए नए अवतार यहाँ पे भगवान लेकर आते हैं, भगवान विष्णु। तो उसी में से एक परशुराम अवतार है भगवान विष्णु का। तो परशुराम अवतार क्यों हुआ? तो राम अवतार तो रावण को हत्या करने के लिए, कृष्ण अवतार तो कंस का हत्या करने के लिए, नरसिंह अवतार तो हिरण्यकश्यप का हत्या करने के लिए। उसी प्रकार से परशुराम क्यों? तो परशुराम आए थे क्षत्रियों का विनाश करने के लिए। परशुराम ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे, ब्राह्मण घर में अवतार लिए थे, खुद ब्राह्मण थे। तो ऐसा क्यों? परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश क्यों किया? तो बहुत समय पहले यहाँ पे क्षत्रिय लोग शासन प्रशासन देखते थे और इतना अधर्मी हो गए थे क्षत्रिय लोग कि पूरा एकदम बहुत एकदम गलत व्यवस्था, यहाँ पे अधर्म का स्थापना कर चुका था सब। तो जो अधर्मी क्षत्रिय थे उनका विनाश करने के लिए परशुराम अवतार यहाँ पे हुआ था। तो एक तो परशुराम हो गए क्षत्रियों का विनाश करने वाले, और दूसरा क्षत्रियों का विनाश करने वाला महापद्मनंद है। इसलिए इसने कौन सा उपाधि लिया? भार्गव, यानी कि दूसरा परशुराम। तो दूसरा परशुराम किसे कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है। और जो महापद्मनंद है इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। इसने क्या स्थापित किया था? एक विशाल साम्राज्य, विशाल साम्राज्य। तो विशाल साम्राज्य स्थापित करने वाला सबसे पहला शासक यही है। और इसने साम्राज्य स्थापित करके दो उपाधि लिया था, एक राट और एक छत्र। एक राट और एक छत्र, मतलब जो हैं एक हम ही हैं, जो हैं सम्राटों के सम्राट हम एक राट, ऐसा मतलब उपाधि कौन लिया था? महापद्मनंद। तो महापद्मनंद जो है, महापद्मनंद पुराणों के अनुसार शूद्र था और इसने सर्वछत्रांतक और भार्गव का उपाधि लिया था। और क्यों लिया था? क्योंकि क्षत्रियों का विनाश किया इसने, दूसरे परशुराम का उपाधि धारण किया, तो सर्वछत्रांतक और भार्गव उपाधि धारण किया। और इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और साम्राज्य स्थापित करने के बाद एक राट और एक छत्र का उपाधि धारण किया। और ऐसा माना जाता है कि इसके 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र। और 8 पुत्र इसके बारी बारी से सब शासन करते हैं। 8 पुत्र बारी बारी से शासन करते हैं। और 8 पुत्र में जो सबसे अंतिम बार जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था घनानंद। क्या नाम था? घनानंद। 8 पुत्र में जो सबसे लास्ट में बार में जो गद्दी पर बैठा उसका नाम क्या था? घनानंद। और यही घनानंद जो है इस नंद वंश का अंतिम राजा भी होगा, क्योंकि इसके बाद एक नया वंश स्थापित होगा। तो अब थोड़ा आपको 8 पुत्र के विषय में नहीं पढ़ना है, सिर्फ घनानंद के विषय में पढ़ना है। तो अब देखिए घनानंद, अब किसके विषय में पढ़ेंगे? घनानंद के विषय में। ये जो घनानंद है, ऐसे भी आप लोग सुने होंगे कि जिसका पिता ज़्यादा मेहनती होता है, पिता ज़्यादा पढ़ा लिखा ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसका बेटा ऐसे भी नालायक निकलता है। ये सब तो राजा का ही बेटा है, तो बहुत ज़्यादा नालायक होता था सब। तो नालायक कैसे? ये सब इतना भोग विलासता में डूबा हुआ रहता था घनानंद, इतना भोग विलासता में कि इससे जनता एकदम असंतुष्ट रहती थी। और भोग विलासता में रहे तो ठीक है, लेकिन अपने भोग विलासता को पूरा करने के लिए, अपनी अय्यासी को पूरा करने के लिए जनता पर ढेर सारा टैक्स थोप दिया था। अब अपने अय्यासी के लिए जनता पर ढेर सारा टैक्स थोप दीजिएगा तो आपसे जनता तो नाराज रहेगी ही। तो ये जो घनानंद है इसने जनता पर ढेर सारा टैक्स थोप दिया था। क्या कर दिया था? टैक्स थोप दिया था। टैक्स मतलब जान रहे हैं? टैक्स मतलब कर, हिंदी में कर बोलते हैं। तो कर थोप दिया, और जब कर थोप दिया तो इससे जनता असंतुष्ट रहेगी कि नहीं? तो इसकी जो प्रजा थी, इसकी जो जनता थी, असंतुष्ट रहती थी। किससे? घनानंद थे, घनानंद से असंतुष्ट, असंतुष्ट जनता, असंतुष्ट। सब जनता चाहती थी कि कब मर जाए, कब गड़ा जाए, उधिया जाए, कि दूसरा राजा आ जाए, इससे पीछा छूटे। तो असंतुष्ट जनता जो है इसकी मतलब खात्मा चाहती थी। और ये जो घनानंद है कभी कभी पूछता है कि किसके समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था। किसके समकालीन? सिकंदर के समकालीन। सिकंदर के समकालीन। समकालीन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम हैं तो आप भी हैं। जैसे मान लीजिए हम बहुत बड़ा काम करते हैं और मेरा इतिहास लिखा जाए, मान लीजिए 1000 साल बाद मेरा इतिहास लिखा जाए, तो लिखने वाला लिखेगा कि राहुल सर मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के समकालीन थे। इसका मतलब क्या हुआ? कि जब नरेंद्र मोदी रहे होंगे तब भी राहुल सर भी रहे होंगे, है कि नहीं? तो समकालीन का मतलब जब सिकंदर होगा तभी यहाँ पे मगध में कौन होगा? तो घनानंद होगा। तो घनानंद और सिकंदर दोनों एक दूसरे के समकालीन थे।
और सिकंदर ने भारत पर आक्रमण भी किया था, तो उस समय मगध का राजा कौन था? घनानंद था। लेकिन सिकंदर मगध तक नहीं पहुंच पाता है, और जब नहीं पहुंच पाता है तो हम लोग बिहार के इतिहास पढ़ रहे हैं, और जब बिहार में नहीं पहुंच पाया तो पढ़ेंगे उसके विषय में? नहीं पढ़ेंगे। तो वो आपको भारत के प्राचीन इतिहास में पढ़ना होगा, सिकंदर का आक्रमण भारत के प्राचीन इतिहास में। तो देखिए, ये जो सिकंदर के समकालीन है, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर क्या किया था? भारत पर आक्रमण। और कब किया था आक्रमण? तो इसने किया था 326 बीसी में। कब किया था? 326 बीसी में। और सिकंदर के सामने एक भारतीय राजा आत्मसमर्पण किया था। उस राजा का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और एक राजा जो थे, बहुत बहादुरी से, राजा पोरस बहुत बहादुरी से सिकंदर का सामना करते हैं। और कौन सा युद्ध कहलाता है? राजा पोरस और सिकंदर के बीच का युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है? ये भी कमेंट करके आपको बताना है। और वो युद्ध कब हुआ? तो 3 सवाल आपको दे रहे हैं, तीनों सवाल आपको बताना है कमेंट में। तो सिकंदर आक्रमण किया, तो इस समय मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। और जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था, तो एक तक्षशिला के शासक, तक्षशिला के प्राचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग जानते होंगे, अभी पाकिस्तान में चल गया। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे, मतलब गुरुजी थे, जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य आते हैं घनानंद के दरबार में और कहते हैं कि हमें बचाओ, सिकंदर आक्रमण कर रहा है, तुम तो भोग विलासता में डूबा हुआ है, तुमको तो फर्ज बनता है कि अपने जनता का रक्षा करें, तो बचाओ हमें। लेकिन वो भोग विलासता में डूबा हुआ रहता है घनानंद, और इनको अपमानित करके अपने दरबार से भेजता है, मतलब बेइज्जती कर देता है और धक्का मारता है, ऐसा कि इनका पूरा शिखा खुल जाता है घनानंद का, चाणक्य का। तो इनके दरबार में कौन आया था? ये जो घनानंद है, इनके दरबार में कौन आया था? तो इनके दरबार में चाणक्य। कौन आए थे जी? चाणक्य। और चाणक्य क्या थे? तो तक्षशिला के आचार्य। तक्षशिला के क्या थे? आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनका घर भी तक्षशिला में ही था। तो चाणक्य जब आते हैं तो अपमानित करके इनको भेजता है, और ये जो चाणक्य हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तुमको बेटा सबक सिखाएंगे हम, रुको तुम। तो चाणक्य इसको सबक सिखाने के लिए मन में सोच ही रहे थे और अपने तक्षशिला लौट रहे थे, तो देखते हैं कि एक बच्चा जो है, बहुत एकदम होनहार बच्चा, कुछ खेल रहा था और सबसे तेज खेल रहा था। तो उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं चाणक्य, बहुत प्रभावित हो जाते हैं उससे, बच्चा से। तो उस बच्चा के बारे में पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारे माँ पिता, कहाँ है? तो पिता उसका था नहीं, सिर्फ माँ थी। और माँ को कुछ पैसा देकर उस बच्चा को खरीद कर लेकर चले जाते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, और उसको शिक्षा दीक्षा, युद्ध कौशल, तीर चलाना, धनुष चलाना, तलवार चलाना, घोड़ा चलाना, सब कुछ सिखाते हैं अपने फायदे के लिए, कि जिसको हम तैयार कर रहे हैं वो जाकर घनानंद का हत्या करेगा। और जाकर घनानंद का हत्या भी कर देता है। और उस बच्चा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद का हत्या करता है। और इसको कोई जनता भी सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि भोग विलासता था, जनता इससे क्या रहती थी? असंतुष्ट। तो घनानंद का हत्या कर देता है, और 322 बीसी में घनानंद का हत्या करके एक नया वंश यहाँ मगध में आ जाएगा, जिसका नाम है मौर्य वंश। तो अगला वंश कौन है? मौर्य वंश। घनानंद का हत्या हो गया, और कौन सा वंश स्थापित होगा? मौर्य वंश। और वंश किसके कारण आया? तो चाणक्य के कारण आया। इसलिए किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, और अपने दुश्मन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन क्या कब क्या कर दे, एक आचार्य पूरा साम्राज्य गिरा कर रख दिए। तो ये जो मौर्य वंश है, किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको तैयार किसने किया? तो बताइए, चाणक्य ने। इसलिए यहाँ लंका जैसा साम्राज्य जब नष्ट हो गया, तो ये तो नंदवंशी है, एक भोग विलासता करने वाला राजा ही है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से पूरा का पूरा नंदवंश का खात्मा कर दिया। और नंदवंश का खात्मा करके कौन सा वंश स्थापित किया? तो मौर्य वंश। तो आपको पता चल रहा होगा कि अगला हम लोग कौन सा वंश पढ़ेंगे? मौर्य वंश पढ़ेंगे। लेकिन नहीं पढ़ेंगे मौर्य वंश। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि जब मगध साम्राज्य में हर्यक वंश चल रहा था, कौन सा वंश? हर्यक वंश चल रहा था, शिशुनाग वंश चल रहा था, और नंद वंश चल रहा था। कौन सा वंश? नंद वंश। तो यहाँ पे मगध में 2 नए नए धर्म पैदा हुए थे हर्यक वंश के टाइम पे, और इस जो नए नए जो धर्म है वह है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध और जैन। तो ये 2 धर्म पैदा होते हैं, और ये सभी जो शासक हैं इस धर्म को अपना मतलब संरक्षण भी प्रदान करते हैं। और ये 2 धर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है बिहार के दृष्टिकोण से, क्योंकि दोनों धर्म का उत्पत्ति बिहार के पावन धरती पर हुआ। तो ये दोनों धर्म के विषय में अगला वीडियो में पढ़ेंगे।
एक दो वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे बौद्ध और जैन के विषय में, तब हम लोग मौर्य साम्राज्य चालू करेंगे। और मौर्य साम्राज्य खत्म करने के बाद जो कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, सब के विषय में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बिहार में सब नहीं था। और फिर उसके बाद हम लोग गुप्त काल चालू करेंगे। तो आज का वीडियो जितना पढ़ाए हैं, जैसे जैसे बताएं नोट करना है, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करना है, ना अच्छा लगे फिर भी सपोर्ट करना है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ।